अशोक नाम का एक प्रतापी राजा था जो अपनी पत्नी रंभा और बेटी सुमन के साथ रहा करता था। उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था। परंतु उसकी बेटी सुमन लंबाई में कम थी, जिसकी चिंता उसे हमेशा रहती थी। क्या हुआ महाराज, किस चिंता में बैठे हो? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस चिंता है तो सिर्फ सुमन की। क्या सोच रहे हो सुमन के बारे में? रंभा, सुमन की विवाह की उम्र हो गई है, परंतु उसकी सिर्फ उम्र बड़ी है, कद तो छोटा ही है। मैंने आसपास के सभी राजकुमारों को देखा जो सुमन के योग्य तो हैं, परंतु उनकी लंबाई सुमन से मेल नहीं खाती। अगर ऐसे ही रहा तो क्या होगा? बात तो तुम सही कह रहे हो। तो क्या मेरी सुमन कुंवारी ही रहेगी? जहाँ उसकी जोड़ी लिखी होगी वहाँ उसका विवाह जरूर हो जाएगा, पर पिता होने की वजह से चिंता तो होती ही है। अशोक और रंभा उसके विवाह की चिंता में रहते थे। उसका छोटा कद हमेशा उनकी चिंता का विषय रहता था। अपने छोटे कद की वजह से सुमन भी महल के सभी दासियों से घृणा करती थी, क्योंकि उनका कद उससे ज्यादा था। ये लो राजकुमारी, तुम्हारे लिए रानी ने ये पोशाक भेजी है। ये पोशाक रानी माँ ने भेजी है? ये कैसा मजाक है मेरे साथ? तुम्हें दिखता नहीं है इसकी लंबाई कितनी बड़ी है? तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो। नहीं राजकुमारी, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। आप एक बार इसको पहन के तो देखिए। और हाँ, मैं जानती हूँ कि आपकी लंबाई एक जादुई लाल सिंदूर से बढ़ सकती है। सुमन बूढ़ी औरत की कोई बात नहीं सुनती और उसके हाथ से पोशाक का थाल ले लेती है और उसको उठाकर जमीन पर दे मारती है। इसी दौरान वो थाल उस बूढ़ी औरत के माथे पर लग जाता है। सुमन इसकी परवाह किए बिना बूढ़ी औरत को बहुत सुनाती है और उसका अपमान करती है। वो इसी तरह से सारी दासियों को अपमानित करती थी। सुमन, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अच्छी तरह से तैयार हो जाना। पापा, आपने लड़के वालों को क्यों बुलाया है? आप तो जानते ही हो कि मेरा कद छोटा होने की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। तू तैयार तो हो जा, आगे की मैं देख लूंगा। अगले दिन सुमन अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। लड़के वाले उसको देखने आते हैं। प्रेम नाम का एक राजकुमार सुमन को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है। मुझे लड़की पसंद है माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी से ही करूंगा। क्या बक रहा है? उस बौनी से शादी में बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो छोटे से कद की लड़की हमारे यहाँ की रानी नहीं बन सकती। मुझे तो विवाह इसी से ही करना है, नहीं तो मैं कुंवारा ही रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सुमन किस कद की है। प्रेम के मन मंदिर में अब तो सिर्फ सुमन ही बस गई थी। वो उसे मिलने महल जाता है। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु मेरे घर वाले तुमसे शादी के लिए मना कर रहे हैं। तुम्हारा छोटा कद हम दोनों के बीच आ रहा है। प्रेम तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, परंतु मैं क्या करूँ? तुम्हारे घर वाले मुझे इस कद में स्वीकार नहीं करेंगे। जब प्रेम सुमन बात कर रहे थे तो वो बूढ़ी औरत सुन रही थी। जब प्रेम उसे मिलकर जा रहा था तो बूढ़ी औरत ने उसको आवाज लगाई, राजकुमार रुको, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तुम सच में हमारी राजकुमारी से सच्चा प्रेम करते हो? हाँ, मैं सुमन को बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसके बिना रह नहीं सकता। अगर मेरी शादी सुमन से नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। राजकुमार, हमारी राजकुमारी का छोटा कद होने की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एक आप हो जो उससे सच्चा प्यार करते हो। मैं जानती हूँ कि राजकुमारी का कद कैसे बढ़ सकता है। अगर कोई रास्ता है तो मुझे बताओ, मैं हर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ जिससे सुमन का कद बढ़ जाए और मैं उसे पा सकूं। राजकुमार, 2 गांव छोड़कर नीली पहाड़ी पर एक लाल सिंदूर की नदी बहती है। उस नदी में से तुम्हें लाल पत्थर का एक सिंदूर की डिब्बी मिलेगी, जिसे लाकर राजकुमारी के माथे पर लगाना होगा। उससे राजकुमारी का कद बढ़ जाएगा। मैं राजकुमारी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी जाकर वहाँ से लाल सिंदूर की डिब्बा लेकर आता हूँ। प्रेम घोड़े पर सवार होकर नीली पहाड़ी लाल सिंदूर की नदी के पास पहुँचता है।
जैसे ही वो उस नदी में हाथ डालता है तो आवाज आती है, रुक जाओ, अगर तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया तो तभी तुम इस नदी में उतर सकते हो। बूझो पहेली। वो कौन सी चीज है जो रोशनी होने पर बन जाती है और अंधेरे होने पर गायब हो जाती है? परछाई। तुमने मेरी पहेली का उत्तर दे दिया है, अब तुम इस नदी में उतर सकते हो। प्रेम लाल सिंदूर की नदी में उतरकर लाल पत्थर पर जाता है और जहाँ लाल पत्थर उसे कहता है कि ये लो जादुई लाल सिंदूर, पर इसकी एक खासियत है कि इसे अगर कोई फरेबी मन से इस्तेमाल करेगा तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। प्रेम जादुई लाल सिंदूर लेकर सुमन के पास पहुंच जाता है। सुमन, मैं तुम्हारे लिए जादुई लाल सिंदूर लेकर आया हूँ। इसमें तुम अपना मनचाहा कद पा सकती हो। सच में प्रेम? तो लगा दो मेरी मांग में ये जादुई लाल सिंदूर। प्रेम जैसे ही सुमन की मांग में वो लाल सिंदूर लगाता है तो सुमन का चेहरा काला पड़ जाता है। अरे ये क्या? कद तो मेरा बड़ा नहीं बल्कि मेरा चेहरा और खराब हो गया। सुमन, इस जादुई लाल सिंदूर की खासियत थी कि इसे बिना फरेबी मन से लगाना होगा। तुमने जरूर किसी का अपमान किया है, इसीलिए इसने अपना असर उल्टा कर दिया है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। सुमन भागी भागी उसी बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। बूढ़ी औरत उसको माफ कर देती है। प्रेम दोबारा से सुमन की मांग में वो जादुई लाल सिंदूर लगाता है और इस बार सुमन अपना मन चाहा कद पा लेती है। ये देखकर प्रेम और सुमन बहुत खुश होते हैं। आज तुम्हारी वजह से प्रेम, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज पा ली है। ये सब उस बूढ़ी औरत की वजह से हुआ है जिसको तुमने अपमानित किया था। उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया था। माँ जी, मैंने आपका अपमान किया था, फिर भी आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ये तो मेरा फर्ज था। सुमन अपना बड़ा कद पाकर बहुत खुश होती है और सभी प्रेम और सुमन की शादी के लिए मान जाते हैं। दोनों शादी करके अपना वैवाहिक जीवन जीते हैं। बहुत समय पहले संगम नगर राज्य में एक इंद्रसेन नाम का राजकुमार रहता था। वह राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन जब राजकुमार इंद्रसेन जंगल में शिकार करने के लिए गए, तभी उनको बहुत तेज प्यास लगती है। इंद्रसेन जंगल में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने सर पर पानी का मटका रखकर वहाँ से गुजर रही होती है। मुझे उस लड़की के पास जाकर उससे पीने के लिए पानी मांगना होगा, क्योंकि इस जंगल में तो और कहीं पानी पीने का साधन नहीं दिख रहा है। इंद्रसेन उसे देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से उसके पास जाता है। सुनिए जी, मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया हूँ। मैं अभी बहुत ही प्यासा हूँ। क्या आप मुझे अपने मटके का पानी पिला सकती हैं? उस लड़की का नाम सुधा है। सुधा दिखने में बहुत सुंदर है। राजकुमार की नजर जब सुधा पर पड़ती है तो वह उसकी सुंदरता को देखता रह जाता है। क्यों नहीं राजकुमार, आइए पानी पी लीजिए। सुधा राजकुमार को अपने मटके का पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद राजकुमार बहुत खुश होता है। अपने मटके का पानी पिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैं इसी जंगल में एक झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। यहाँ बहुत खतरा रहता है, संभल कर रहिएगा। अगले दिन जब राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल आता है तो उसकी मुलाकात फिर से सुधा से होती है। राजकुमार इंद्रसेन और सुधा दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इस तरह जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे इंद्रसेन और सुधा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब राजकुमार इंद्रसेन बिना सुधा से मिले एक दिन भी नहीं रह पाते। उसी तरह सुधा भी राजकुमार से मिले बिना नहीं रह पाती थी। सुधा, मैं तुमसे अब जल्द ही शादी कर लेना चाहता हूँ और तुम्हें अपने महल में लेकर जाना चाहता हूँ। मगर राजकुमार, मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। क्या आपके माता पिता इस शादी के लिए राजी होंगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरी खुशी में मेरे माता पिता की खुशी है। मुझे तो तुम्हारे जैसी लड़की की ही तलाश थी जो अब पूरी हो गई। राजकुमार शाम होने पर अपने महल के लिए निकल जाता।
अगले दिन जब राजकुमार इंद्रसेन सुधा से मिलने के लिए जंगल आता, तभी रास्ते में एक जादूगरनी की नजर राजकुमार पर पड़ती है। जादूगरनी का नाम शोभा रहता है। वह भी उसी जंगल में रहती है। वह राजकुमार की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनसे शादी करने के लिए सोचती है। यह राजकुमार तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। इतना सुंदर राजकुमार मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर शोभा राजकुमार के पास आती है। राजकुमार, आपकी सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शोभा की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार इंद्रसेन आश्चर्य में पड़ जाता है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से मिलने के लिए हर दिन इस जंगल में आता हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर जादूगरनी शोभा गुस्से से लाल हो जाती है। राजकुमार, आप फिर से एक बार सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। मगर राजकुमार इंद्रसेन के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। जादूगरनी गुस्से में आकर राजकुमार को अपनी जादुई शक्तियों से खरगोश बना देती है। मैंने बोला था ना राजकुमार कि अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। खरगोश बनने के बाद राजकुमार इंद्रसेन जंगल में इधर उधर भागने लग जाता है। इधर अगले दिन जब सुधा की मुलाकात राजकुमार इंद्रसेन से नहीं होती तो वह उसके बिना बेचैन हो जाती है। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि जिस दिन राजकुमार इंद्रसेन मुझसे न मिले हों। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं। इस तरह जब 2-3 दिन राजकुमार सुधा से नहीं मिलते तो सुधा की चिंता और बढ़ने लग जाती है। आज 3 दिन हो गया, राजकुमार अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। वे जरूर किसी संकट में हैं। मुझे पता लगाना होगा। इसके लिए मुझे बाबा जी से मिलना होगा। वो अवश्य ही मुझे राजकुमार के बारे में बताएंगे। फिर सुधा जंगल से दूर एक बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी रहते हैं। बाबा जी, एक राजकुमार से मैं प्यार करती हूँ। वो मुझसे हर दिन मिलने के लिए जंगल आया करते थे, मगर 2-3 दिन से वो मुझसे नहीं मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह जरूर किसी संकट में है, क्योंकि वह मुझसे बिना मिले नहीं रह पाते। क्या आप मुझे अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? अवश्य बेटा। फिर बाबा जी अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार को तलाशने लगते हैं। बेटा, राजकुमार तो इस समय सचमुच में संकट में हैं। उन्हें एक जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक खरगोश बना दिया है। बाबा जी की ऐसी बातें सुनकर सुधा जोर जोर से रोने लगती है। बाबा जी, अब वो इंसान रूप में कैसे आएंगे? बाबा जी सुधा को एक जादुई लाल बिंदी देते हैं। बेटा, इस बिंदी की मदद से तुम राजकुमार को उस संकट से निकाल सकती हो। मगर बाबा जी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बेटा, इस बिंदी को तुम्हें अपने माथे पर लगाकर राजकुमार को ढूंढना होगा। इस लाल जादुई बिंदी लगाने के बाद जब तुम्हारी नजर राजकुमार पर पड़ेगी तो तुरंत इस जादुई बिंदी की शक्तियों से फिर से वे खरगोश से इंसानी रूप में आ जाएंगे। और बेटा, इसके बाद जब तक यह लाल बिंदी तुम्हारे माथे पर रहेगी तब तक तुम्हारा और राजकुमार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह जादुई बिंदी इतनी शक्तिशाली है कि इसके सामने कोई भी जादू बेअसर हो जाएगा। वह जादुई लाल बिंदी को सुधा अपने माथे पर लगाकर उस जंगल में राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह जंगल में बहुत से खरगोश के पास जाती है, मगर उनमें से एक भी खरगोश राजकुमार नहीं रहते। राजकुमार को ढूंढ ढूंढ कर वह थक जाती है। तभी सुधा की नजर अचानक एक खरगोश पर पड़ती है, जो कि पेड़ की छाया में सोया रहता है। उसे देखकर सुधा उस खरगोश के पास जाती है। जैसे ही सुधा खरगोश के पास जाती है, जादुई लाल बिंदी की शक्तियों से वह खरगोश इंसान में बदल जाता है और वह इंसान राजकुमार रहता है। राजकुमार इंद्रसेन को देखकर सुधा बहुत खुश होती है और उनके गले से लग जाती है। राजकुमार, उस जादूगरनी ने आपको खरगोश क्यों बना दिया? सुधा, जादूगरनी मुझसे शादी करना चाहती थी और जब मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया तब उसने मुझे खरगोश बना दिया। मगर राजकुमार, अब वह जादूगरनी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक यह लाल बिंदी मेरे माथे पर लगी रहेगी तब तक वह आपका बाल बांका नहीं कर सकती। सुधा, आज तुमने मुझे उस जादूगरनी की जादुई शक्तियों से बचा दिया
इससे मेरी तुम्हारे लिए चाहत और भी बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें जल्द ही अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। इतने में जादूगरनी इन दोनों के सामने आ जाती है। हा 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 हा! राजकुमार, तुम इंसान तो बन गए, लेकिन अब तुम दोनों जल्दी ही खरगोश में बदल जाओगे। जादूगरनी अपना जादू चलाती है और लाल बिंदी से एक जादुई रोशनी निकलकर जादूगरनी तक पहुंच जाती है। जादूगरनी का जादू बेअसर हो जाता है और वह जमीन पर गिरकर छटपटाने लगती है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे स्वयं एक दिन गड्ढे में गिर जाते हैं। राजकुमार इंद्रसेन कुछ दिनों के बाद सुधा के साथ शादी कर लेता है और उन्हें अपने महल में ले आता है। उसके बाद राजकुमार और सुधा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।